Hello everyone, I'm Pramila and I welcome you all to Incredible English classes. If you are preparing for government jobs, then this is the platform for you. क्योंकि एग्जाम कोई भी, English has to be done. Any exam, SSC, banking, state exams, UPSC, whichever exam, name it, English automatically comes into picture. तो ये तो करनी ही पड़ेगी. Before going ahead, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं. I'm Pramila, as I told you. I'm graduate in English Honors from Delhi University and मैंने post graduation English and Communication Studies से की है. I have an experience of 8 years in teaching English. और Incredible English Classes एक initiative है आप सभी के लिए English को थोड़ा आसान बनाने का. And I assure you कि English की वजह से आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा. So let's move on our mission, that is English. तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर. बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है, क्लीनली डिस्क्राइब्ड है, एंड दैट इज इन 3 पार्ट्स. कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप मैंने अभी एग्जाम्स गिनवाए हो, कोई एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट एग्जाम्स हो, विच एवर, CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, DSSB, DMR, CPCS, NDA, CDS, एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का, इंग्लिश बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है. ठीक है, तो उसके 3 लेवल्स हैं बेसिकली आपके, मीन्स 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन. इसके इन तीनों को हम बहुत ही अगर क्लीनली डिफाइंड स्ट्रक्चर करते हैं, मीन्स अगर बहुत अच्छे से करते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आपका इसके बाहर से इंग्लिश है ही नहीं. ठीक है, इट्स जस्ट दैट आपको इसको अच्छे से करना है, समझना है, एंड यू नीड टू डू इट वंस. एक बार करो एंड इट इज़ फॉर ऑल. कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप इजीली इसके साथ क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जब हम ग्रामर देखते हैं, ग्रामर में आपका थियोरी है, आपका एप्लीकेशन है. ठीक है, थियोरी पार्ट जो है आपका बेसिकली उसमें कोर ग्रामर आती है. कोर ग्रामर है जो आपका 80% कवर करती है. 80%, 80% में बेसिकली क्या है आपका ग्रामर से अगर हम देखें तो बेसिकली आपके आते हैं वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके बाद आपके आते हैं टेंस, वॉइस, नरेशन. वॉइस एंड नरेशन की तो बात ही क्या कहें. बस मैं आपको एक बहुत ही यू नो सिंपल सा तरीका बताती हूँ. आपको एक बार टेंस करने हैं. ठीक है, ये 5 जो आपके टॉपिक्स हैं ना, बेसिकली ये आपका 80% ग्रामर कवर करते हैं. 80%. ठीक है, जिसमें आपको वर्ब को समझना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट समझना है, टेंस को समझना है, और ये जो टेंस का बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल ऑफ टेंस आपके आधार पर आपको ना वॉइस और नरेशन करने होते हैं. वॉइस और नरेशन आप कुछ एग्जाम्स में तो यू वॉन्ट बिलीव 40 क्वेश्चन आ जाते हैं. 40 to 45 क्वेश्चंस. मैंने ये आपके CGL का मेंस होता है, इसमें 40 to 45 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से उठाकर दे देते हैं ये. तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. बस इसको ना आपने बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से ना समझना है और समझकर उसको कंप्लीट करना है. और उसके बाद ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. उसके बाद आपका जो इसके अलावा जो रह जाता है वो आपकी सब्सिडियरी ग्रामर रह जाती है. और उसमें बेसिकली सब्सिडियरी ग्रामर में आपका जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पूरे हो गए, जिसमें से एक वर्ब भी है. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, अब अभी हम आगे इसको करेंगे इन अ डिटेल. सो ये आपकी सब्सिडियरी ग्रामर है, जो 20% आपका ग्रामर का पार्ट बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है, तो ग्रामर का 20% पार्ट आपका आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये 20% पार्ट है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी एप्लीकेशन. जो ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है ना, एप्लीकेशन पार्ट पर पूरा का पूरा आपका कॉम्प्रिहेंशन है. ठीक है, आपने जितनी थियरी पढ़ी ग्रामर की वो सारी की सारी अप्लाई हो जाती है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में. और कॉम्प्रिहेंशन को ना आप 4 चीज़ों में देखते हो बेसिकली, और ये चारों आपका एप्लीकेशन पार्ट है. ठीक है, फंक्शनल ग्रामर है ये आपकी. तो एप्लीकेशन पार्ट में आप देखते हैं पैराजम्बल्स,
पैराजम्बल्स हो गए, या जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हो, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसके बाद सेकेंड थिंग आ गई आपकी PQRS, PQRS एंड पैराजम्बल्स, हाँ ये तो इट्स द सेम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। PQRS में ना आपके सेंटेंस के चार उसमें ब्रेक करके दे देंगे वो आपको, ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट दे दिया, एंडिंग पार्ट दे दिया, तो ये है आपका PQRS हो गया। उसके बाद आपका हो गया क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, इसमें भी पूरी की पूरी है ना, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, मीन्स द कंप्लीट ग्रामर दैट यू डू, पूरी की पूरी जो आप ग्रामर करते हैं उस पर बेस्ड होता है आपका ये फिलिप्स की फॉर्म में, सो दैट इज क्लोज टेस्ट। उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसी का जो ये आप पूरी ग्रामर की थियोरी पढ़ते हो, ग्रामर थियोरेटिकली जो आप ग्रामर पढ़ते हो जिसमें कोर ग्रामर और मैंने सब्सिडियरी ग्रामर आपको बताई, तो 80% प्लस 20% ये उसका पूरे मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है आपका नथिंग एल्स बट कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आ जाती है आपकी वोकैब, वोकैब में दिस इज़ द मोस्ट डिटेस्टेड पार्ट आई शुड से, मतलब इतना ज़्यादा डरते हैं इससे सब, बट मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसको ना रूट वर्ड्स की हेल्प से ऐसे करवाऊंगी कि आपकी ना 1500 to 2000 वर्ड्स तो ऐसे हो जाएंगे, यू वोंट बिलीव कि दीज वर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आते हैं आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा आपके आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, और आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए, ये आपके आ गए वोकैब में, ठीक है। सो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपका है जो क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिलेबस है, जिसको आपने एक बार करना है एंड यू आर डन फॉर ऑल एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम में आपको बार बार ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दिस बस, ठीक है। सो इस तरीके से दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, ये हम कवर करने वाले हैं all the three parts, you don't need to worry about any of these, किसी के बारे में भी आपको इनमें से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मूविंग नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़, अब जब हम इंग्लिश को इन सारे पार्ट्स को जब हम पढ़ने वाले हैं, तो जब हम ग्रामर करते हैं, ग्रामर स्टार्ट करते हैं हम, तो ग्रामर में आपका आ जाता है इसमें बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज के, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या एनी अदर लैंग्वेज, संस्कृत पढ़ते थे हम, 10th तक पढ़ी होगी मैक्सिमम लोगों ने, तो जो भी लैंग्वेज हो उसके ना बेसिक्स सबके सेम होते हैं। हम शुरुआत करते हैं A to Z, इंग्लिश में, हिंदी में A to Z नहीं होते, वहाँ आ होते हैं, A to Z, तो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, इसमें सबसे पहले आप ये करते हो, उसके बाद आप उनको जोड़ जोड़ के वर्ड्स करना सीखते हो, ठीक है। मैं आपको ये सिंपली इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज लेट्स मूव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बेसिक्स से, जब तक आप बेसिक्स नहीं करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। शुरुआत में ही हम जब तक यू नो, just remember one thing, if you think that you are perfect in the room, then change the room because you are in the wrong room। तो आपको ना हमेशा there is always a scope for improvement, जब भी कोई भी काम करो, do it from the very beginning and complete it या finish it in such a way कि आपको दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। so that's why basics में just मैं आपको, हालांकि बहुत ही ये कह सकते हैं आप कि रूट लेवल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भी होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और A to Z नहीं पता है, सबको पता होते हैं, इट्स जस्ट दैट मैं आपको वहाँ से बस घुमा कर ला रही हूँ। सो इसके बाद इनको ज्वाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं वो, मीनिंगफुल, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स,
मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर। लेटर्स, ऐसा नहीं है हमने ए बी सी डी सीखे तो वो ए बी सी डी मिलकर कोई वर्ड बन गया, इट्स दिस इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, इसको वर्ड को बनने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक अरेंजमेंट हो प्रॉपर। ठीक है, उस अरेंजमेंट के आधार पर, जैसे ये मीनिंगफुल, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसका अपना एक मीनिंग है। वर्ड अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कार, छोटा सा वर्ड है लेकिन इट इट हैज़ मीनिंग। ऑल राइट, सो इट हैज़ टू बी मीनिंगफुली अरेंज्ड। तो जो लेटर्स हैं मीनिंगफुली अरेंज करने पड़ते हैं तो वर्ड बनता है। ऑल राइट, उसके बाद आता है आपका फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा ए टू जी, उसके बाद पढ़े हमने वर्ड्स। वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। उसके बाद आता है फ्रेज। अब फ्रेज यानी उससे नेक्स्ट यूनिट है, तो क्वाइट ऑब्वियसली क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अरेंजमेंट तो ये भी होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ना मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होता है, बट द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट नहीं होता मीनिंग। जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द हाउस, अब ये वर्ड है आउट ऑफ द हाउस, इसका मीनिंग है अपने आप में, और एक दो तीन चार, चार वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो फोर वर्ड्स हैं, तो क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो है। ठीक है, और मीनिंगफुल भी है, बट डू वी हैव अ कंप्लीट मीनिंग? क्या यहाँ पर कंप्लीट है मीनिंग? नो, इट इज नॉट, सो इट इज इनकम्प्लीट। सो इनकम्प्लीट क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट क्या है, द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट, मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। ऑल राइट, उसके बाद आते हैं हम सेंटेंस पर। सेंटेंस जो हमारी पूरी ग्रामर है उसकी फाउंडेशन है ये। फाउंडेशन किसकी? ग्रामर की। क्योंकि जो आपकी ग्रामर है एक ढंग के तरीके से यहीं से शुरू होती है। सारे जितने रोल्स हैं ना, जितने कैरेक्टर्स हैं, वो यहीं से आते हैं आपके। ठीक है, तो जो सेंटेंस है दैट इज, अगेन हम दो तरीके से कहेंगे, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, this is Siapa. You know what? So easy it is to write on a board with a chalk, but it is very difficult to write with a stylus. Meaningful arrangement of words. मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, और इसमें आपको जो मीनिंग है दैट इज कंप्लीट, कोई कमी नहीं होती इसमें। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट होगा वो सेंटेंस ही नहीं होगा। ठीक है, सो मीनिंग इज कंप्लीट, कंप्लीट मीनिंग। आई होप यू गेट इट। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होते हो, ठीक है, उसके बाद आपके वर्ड्स आते हैं, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। लेटर्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उसका एक मीनिंग बने। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेज हमारा, मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं होता। और जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द हाउस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, चार वर्ड्स हैं मिलके बने हुए हैं, क्या मीनिंग बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। क्या है आउट ऑफ द हाउस, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। उसके बाद आ जाइए सेंटेंस पर। सेंटेंस मैंने आपको बताया दिस इज द फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ना जो रोल्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंग इज कंप्लीट। जब हम बार बार बात कर रहे हैं ना मीनिंगफुल अरेंजमेंट की, किसमें, सेंटेंस में, किसकी, वर्ड्स की, तो वहां पर आता है आपका इन पिक्चर सिंटेक्स। सिंटेक्स का पिक्चर में आता है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यहां से आता है, कहां से, सेंटेंस से इसकी शुरुआत होती है।
ठीक है। सो ये हैं बेसिक्स हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के। तो इनके साथ हम अपनी गाड़ी की इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप अब तक की चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब जैसे जैसे हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे, सो वी आर गोइंग टू रीड फर्दर। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि हम सिंटेक्स पढ़ते हैं। अब इसके बाद सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर। अब वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ तो कहानी होगी, कोई तो कहानी होगी इसके पीछे। अब वो जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर ना हमारे कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वो कैरेक्टर्स हैं भाई, जैसे मैंने लिखा राहुल रीड्स न्यूज़पेपर। ठीक है। अब ये तीन महारथी बैठे हैं भाई यहाँ पर, राहुल रीड्स एंड न्यूज़पेपर। ठीक है। तो ये जो राहुल है इसका कुछ तो रोल रहा होगा। कौन है ये भाई साहब हैं सब्जेक्ट। कौन है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी हिंदी में जिसको आप पढ़ते थे कर्ता। कौन है भाई, कर्ता यानी जो काम करे। उसके बाद काम क्या है, रीड, यानी रीड्स है यहाँ पर। तो रीड्स क्या है, दिस इज वर्ब। ये क्या है, क्या बता रहे हैं, काम। भाई काम क्या हो रहा है, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर हो रहा है। अब रीड तो कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, व्हाट इज ही रीडिंग, क्या रीड करता है, सो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर ना हमारे तीन रोल आ गए, तीन शाहरुख खान आ गए हैं भाई, तीन मूवीज में शाहरुख खान आ गए। एक में एक है जो सब्जेक्ट है, एक है जो वर्ब है, और एक है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये तीन तो भाई शाहरुख खान ही है, तो तीनों खान बन गए अलग अलग। ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑल राइट। सब सब है ना, बिल्कुल इनके बिना हो ही नहीं सकता कुछ। सब्जेक्ट और वर्ब तो ऐसे हो गए भाई, जो पूरी इंग्लिश में ना कुंडली मारकर बैठे हैं। इनका रोल कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नो, नथिंग कैन रिप्लेस देम। ठीक है। तो ये है जी सब्जेक्ट, ये है जी वर्ब, और ये है जी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में ना, ऑब्जेक्ट के दो भाई हैं भाई, ये दो हैं मतलब, ये अब ऑब्जेक्ट है ना, कई बार दो दो आ जाते हैं। अब वो दो दो में ना ये कहते हैं बड़ा कौन भाई। तो इसमें ना बड़ा कोई नहीं है, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। इन्होंने ना दो नाम रख लिए हैं अब अपने। ठीक है। जैसे आई गेव हर अ पेन। अब यहाँ पर ना देखो, जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, डूअर। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये यही है ना, एक और रोल प्ले करता है, ये ना वर्ब को डिसाइड करता है। तो जो सब्जेक्ट है ना वो दो चीजें हैं, एक तो डूअर है और एक है वर्ब डिटर्मिनिंग फैक्टर। ये वर्ब डिटर्मिन करने का काम करता है। ठीक है। डूअर दो दो काम है इसके, एक तो काम करेगा, खुद करेगा। दूसरा ये वर्ब को भी डिटर्मिन करेगा, ये कहेगा तुम अकेले ऐसे नहीं जा सकते हो। तो वर्ब अपनी मनमानी नहीं कर सकती। वर्ब हैज टू कम इन अग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है ना वो वर्ब को डिसाइड करता है, जो डोर है वो सब्जेक्ट के हाथ में होती है। वर्ब अपनी मनमानी नहीं कर सकती, अपने आप से नहीं आ सकती है। इसके बाद आ जाता है भाई ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करता, सॉरी वर्ब तो बीच में रह ही गया। जो वर्ब है ना वो मैंने आपको बताया एक्शन बताता है, एक्शन वर्ड होता है। ठीक है। ये एक्शन को डिनोट करता है। दूसरा, ये अब किसकी वजह से, कौन डिसाइड करता है भाई इसको, इसको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। तो ये इसकी आप कह सकते हो डेफिनेशन है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट। तो जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, दूसरा एक्शन वर्ड है, यानी एक्शन बता रही है। और ये इसकी ना, ये किसकी कठपुतली है भाई, ये सब्जेक्ट की कठपुतली होती है। ये इसी के अकॉर्डिंग आती है, ये अपनी मन मर्जी से नहीं आ सकती। दे इट हैज़ टू बी इन अग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इसका अपना एग्रीमेंट होता है। उसके बाद आ जाइए भाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि इसके दो, ये ना दो भाई हैं। कभी अकेला आ जाता है, कभी दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है। तो आई गेव हर अ पेन। अब यहाँ पर आई जो है दैट इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो है ये वर्ब है। उसके बाद आ गया ये जो ऑब्जेक्ट है ना, बेसिकली ये एक्शन रिसीवर होता है। ठीक है। रिसीवर ऑफ एक्शन यानी वर्ब। वर्ब का ना वेलकम करता है ये कि आ जाओ। जैसे मैंने बॉल फेंकी,
आई थ्रू अ बॉल, मैंने फेंकी, क्या मैंने बॉल फेंकी। तो जो एक्शन था ना वो क्या था, फेंकना, जाके किसको लगा, बॉल को, तो बॉल इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ना आई गेव, मैंने, आई गेव हर अ पेन। अब यहाँ पर ना ये तो हमें समझ आ गया भाई कि दिस इज सब्जेक्ट, ये डूअर है, ठीक है। गेव इसके अकॉर्डिंग आ गया है, ठीक है, गेव इज द वर्ब हियर। और उसके बाद आगे भाई ये हमें ना दो दिखाई दे रहे हैं, हर और एक पेन। अब किसको हम बताएं कि ये ऑब्जेक्ट है, भाई दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, बोथ आर ऑब्जेक्ट, ये ना दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और जो दोनों ही है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इनको दे हैव टू दे हैव टू बी टर्म्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि डायरेक्ट कौन सा हुआ और इनडायरेक्ट कौन सा हुआ, ठीक है। तो इसमें अब ये कह लो ये इसका वर्ब का सगा कौन सा हुआ और सतेला कौन सा हुआ, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सगा है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली वो होता है जहाँ से जो एक्शन है ना वो एक्चुअली किसको जाकर पहले लगा, मैंने दिया, आई गेव, क्या क्या दिया है, द ऑब्जेक्ट इज अ पेन, ठीक है। तो ये जो है ना ये भाई साहब बन गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो एक्शन है ना वो जाकर लगा है कहाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। और उसके बाद जो दूसरा बच गया ना उसको नाम दे दिया भाई हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है आपकी एलिमेंट्स की कहानी, ठीक है। एलिमेंट्स की कहानी में हमने पढ़ा कि तीन कैरेक्टर होते हैं, शाहरुख खान, अ, ठीक है, सलमान खान और आमिर खान, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हमने बताया कि एक तो ये इसके ना दो काम होते हैं भाई, एक तो डूअर होता है ये एक्शन का, दूसरा ये वर्ब की डोर अपने हाथ में रखता है, कहता है मेरे बिना तुम चल नहीं सकते, ठीक है। दूसरा आता है भाई वर्ब, वर्ब दो चीज़ों को डिनोट करता है, एक तो एक्शन वर्ड होता है, दूसरा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, इसके बिना ना ये चल नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आता है भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने कहा ये ना रिसीवर ऑफ वर्ब होता है, ये एक्शन को रिसीव करता है। और फिर ये दो भाई हैं भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी कभी अकेला भी आ जाता है, ठीक है, जैसे इसमें आता है राहुल रीड्स न्यूज़पेपर, और अब इनडायरेक्ट भी आ जाता है, तो आई गेव हर अ पेन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे जाकर एक्शन सबसे पहले लगा, मैंने दिया, यानी आई गेव क्या, अ पेन, किसको, हर, तो ये तो सेकेंडरी बन गया ना, तो दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये जो जितनी कहानी है ना ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इसका ना सही फायदा उठाते हैं हमारे वॉइस, ठीक है। क्योंकि ना अब ये वॉइस में ना हम जब आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इनडायरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या खेल खेलते हैं यहाँ पर जाकर, ओके। सो यहाँ ग्रेजुअली वी विल मूव। तो आपकी जो आज की कहानी है ना बेसिकली आई विल एंड हियर, अदरवाइज ये ऐसा नहीं हो कि आपकी फर्स्ट ही क्लास बहुत बोरिंग सी हो जाए, ठीक है। आई होप यू इन्जॉयड इट, एंड ऐसे ही इंजॉय करके वी विल रीड द होल ग्रामर, पूरी ग्रामर कर लेंगे। और वोकैब तो आई विल गिव ए डेमो, तो यू विल इन्जॉय इट, आप सीरियसली बहुत इंजॉय करेंगे। सो नीड नॉट वरी, ग्रामर वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन एवरीथिंग वन बाय वन विल tackle all of them, ठीक है। So this is all we are with today, thank you, and if you have liked it then kindly like, subscribe and share it, ताकि जितने जितना हो सके ये वीडियो सबको बहुत ज़्यादा यू नो बेनिफिट दे, सबकी सबके लिए इंग्लिश को आसान बनाए एंड सबके एग्ज़ाम्स क्लियर करवाए। सो थैंक यू, बाय बाय।